हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल या फिर अमर्जिंग चैनल आप बोल सकते हैं गौरव ज्ञान धारा पर। स्वागत है आप सबका जीजीडी प्लेटफॉर्म के अंदर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे टेंस और कल अपन ने जो पढ़ा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसे अपन बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज अपन पढ़ेंगे साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि कुछ स्टूडेंट जो है वो ये बोलेंगे कि सर टेंस जो है वो आप हमें डिटेल में पढ़ाइए। डिटेल में पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो प्रश्न जो आएगा साथियों वो पूछा जाएगा आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से, क्योंकि आपने जितने भी पिछले जो एग्जाम हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, उसमें फर्स्ट पेपर के अंदर जो इंग्लिश के प्रश्न हैं उसमें जितने भी टेंस से रिलेटेड प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे पूछे गए हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से। तो अपन जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे मोटे रूप से मैंने आपको बता दिया था एक इंडेक्स के माध्यम से कि इनकी पहचान क्या है, ता है, ती है, आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर वही ता है की जगह पर था हो गया ता था, राम गांव जाता था तो हो जाएगा पास्ट सिंपल। इसी तरह अगर गा गे गी आ रहा तो वो हो जाएगा फ्यूचर। अगर रहा है तो कंटिन्यूस, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इनमें यूज होती है, कौन कौन सी मेन वर्ब इनमें यूज होती है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया है। और फिर भी जो हिंदी से जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है आपको देखने हैं तो अपने एक अलग से चैप्टर दे रखा है कि कुछ कॉमन या जो ऑर्डिनरी जो सेंटेंसेस है उनका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अपने को सेंटेंस एक टॉपिक दे रखा है कि हिंदी में लिखा हुआ होगा वाक्य उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा उसे वापस हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो वो अगर अपने को पढ़ेंगे तो उसमें अपने को वापस टेंस जो है वो पढ़ने पड़ेंगे और वहां पे अपन जो है इनका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में जो है पढ़ लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य जो है किस टेंस का है। वैसे मोटे रूप से मैंने आपको जो है इंडेक्स के माध्यम से बता दिया है। तो आज अपन शुरू करते हैं साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, हाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पहले तो सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जो कार्य जारी है मतलब चल रहा है उसे बोलते हैं कंटिन्यू। बोल रहे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए मतलब जारी रखिए। तो कंटिन्यू का मतलब जो कार्य चल रहा है लेकिन उसका कार्य जो है अभी भी चल रहा है। इसमें इसकी मोटे रूप से पहचान ये है कि इसमें कार्य चल रहा होगा लेकिन अपने को ये पता नहीं चलेगा कि वो कार्य जो है वो कब से चल रहा है। जैसे देखिए राम खेल रहा है, अब ये तो पता है कि रहा है आ गया मतलब कंटिन्यू है, क्योंकि राम खेल रहा है अभी भी वो खेल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, खेल हो रहा है। लेकिन अपने को ये पता नहीं कि वो कब से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है या 4 घंटे से। तो ये टाइम जो है वहां पे अपने को पता नहीं चलेगा। पता अपने को ये चलेगा कि कार्य जो है वो अभी भी जारी है। देखिए इसकी जो पहचान है सबसे पहले देखिए इज, एम और आर, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज होगी। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी साथियों वो होगी इज, एम और आर। ये मैंने आपको बता दिया कई बार। देखिए इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर जो है वो आएगा प्लूरल के साथ में। उसके बाद देखिए इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है वो प्रेजेंट के हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। जो चेंज होगा वो सिर्फ होगा हेल्पिंग वर्ब में। किसमें होगा? हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट है तो इज आर एम, पास्ट आएगा तो वाज वर्ब हो जाएगा। लेकिन पीछे वाली जो मेन वर्ब है इसे बोलते हैं साथियों मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। ये जो है सब में कंटिन्यूअस में सेम रहेगी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। कौन सा भी टेंस हो, चाहे यहाँ पर अगर पास्ट कर लेंगे तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग उसमें भी होगा। फ्यूचर होगा तो वहां पर भी होगा। चेंज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया में। जैसे इसमें यूज हो गई इज आर एम, अगर इसे अपन पास्ट कंटिन्यूस कर ले तो क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब। तो ये इसकी मोटे रूप में पहचान। फिर देखिए इनका जो यूज है, फर्स्ट यूज वो है टू शो कंटिन्यूइंग ऑफ एन एक्शन ऑफ द टाइम ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग अपने बोलने के समय जब कोई कार्य जारी है मतलब चल रहा है। जैसे मैं अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, बोलते समय अगर कोई कार्य चल रहा है तो वहां पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बोलते समय कार्य जारी है लेकिन कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया
होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। कोई बोल रहा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो उसने बोला कि राम क्रिकेट खेल रहा है, उसके बोलते समय भी कार्य जारी है, मतलब खेल अभी भी जारी है, खेल बंद नहीं हुआ है। तो ये इसकी मोटे रूप से पहचान होती है पहली, कि जब अपन कोई चीज बोल रहे हैं उसके समय अगर कोई कार्य चल रहा है, मतलब उसका कार्य कंटिन्यू है, तो वहां पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें जो एडवर्ब जो यूज होंगे वो होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, समय को बताने वाले एडवर्ब। अब आप बोलोगे बहुत सारे ऐसे हैं जो हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से हैं, संस्कृत से हैं, उनको ये पता नहीं कि एडवर्ब क्या है, तो उनको मोटे रूप से मैं बता देता हूं कि एडवर्ब का मतलब होता है साथियों क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो या तो किसी न किसी वर्ब की विशेषता बताएंगे, या फिर एलोबरेट करेंगे उसको, या फिर किसी न किसी एडजेक्टिव को करेंगे, या फिर खुद क्रिया विशेषण को ही ये के रूप में वहां पर काम में लिए जाते हैं। तो ये एडवर्ब जो है ये या तो वर्ब की विशेषता बताएंगे, या एडजेक्टिव की बताएंगे, या फिर खुद जो है एडवर्ब की ही विशेषता बताते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। जो समय से संबंधित एडवर्ब हैं वो इसमें यूज किए जाएंगे। कौन कौन से एडवर्ब है देखिए, तो यहाँ पे है देखिए नाउ, दूसरा है एट प्रेजेंट, नाउ यानी अब, एट प्रेजेंट अभी उपस्थित वर्तमान, एट दिस टाइम इसी समय या इसी क्षण, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, इसका मतलब होता है इसी क्षण, और इसका मतलब होता है इसी समय। टुडे आज, नाउअडेज, नाउअडेज का मतलब होता है इन दिनों, दीज डेज इन दिन, करंटली। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसको बताते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड देखने को मिल जाए, ठीक है, जैसे राम खाली जगह नाव और कोष्टक में दे दिया प्ले, राम खाली जगह नाव कोष्टक में दे दिया प्ले, तो नाव शब्द आ गया वहां पे, तो नाव आते अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्ले दिया हुआ है तो वहां पे क्या आ जाएगा? राम सिंगुलर है तो राम इज प्लेइंग, ठीक है, राम इज प्लेइंग आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि आपने क्या देख लिया वहां पे? नाउ, तो राम इज प्लेइंग नाउ। तो ये वाले शब्द अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो वहां पे जो वर्ब आएगी वो आएगी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंगुलर होगा तो इज के साथ आईएनजी लगा दो, प्लूरल होगा तो आर के साथ में आईएनजी लगा दो। अब इतने सारे वर्ड है तो इनको याद रखना है। देखिए कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले इनको ट्रिक मान सकते हैं, मैंने इस प्रकार से याद रखे थे जब मैं स्टडी कर रहा था उस समय, आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हो। देखिए पहले एट, पहले एट, बाद में डे, एक लाइन में सब याद हो जाएंगे आपको। देखिए पहले एट का मतलब है साथियों कि जहां पे भी एट सबसे पहले आपको दिख जाए, कहां पे? पहले मतलब आगे। तो देखिए एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, सब में एट कहां पे लगा हुआ है? आगे। और सब किसको बताएगा? टाइम को बताएगा। तो पहले एट आ गया, या फिर बाद में आपको दिख जाए डे। क्या दिख जाए? डे। तो डे कैसे? देखिए नाउ डेज, पीछे डे, या फिर देखिए डेज, इन सब में क्या लिखा हुआ है? डेज। टुडे में भी देख लीजिए आप पीछे डे, टू डे। तो या तो पहले आपको एट दिख जाए, या किसी भी वर्ड के पीछे आपको डे दिख जाए, या फिर आपको ये दो वर्ड्स दिख जाए। कौन से? करंटली या नाउ, दोनों एक जैसे ही अर्थ रखते हैं अभी, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो पहले या कोई एट शब्द दिख जाए, इन सब के आगे एट लगा हुआ दिख जाए, या कोई वर्ड है जिसके पीछे डे लगा हुआ है, या करंटली शब्द दिख जाए, या फिर नाउ दिख जाए, तो ये जो शब्द है ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, और इनका जो यूज होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल ही, वैसे एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो सीधा सा इज एम आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही अपने को प्रयोग करना है। तो ही, नाउ, और यहाँ पे दिया हुआ सिंग, गाना। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपने को सबसे पहले ये देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ही सिंगुलर है वह, तो आ जाएगा इज, और फिर सिंग लिखा हुआ तो इसके पीछे जोड़ दो आईएनजी, ही इज सिंगिंग। क्या हो जाएगा? ही इज सिंगिंग। नाउ वह जो है अब गा रहा। अपने को कैसे पता चला कि कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ, और ये अपने को याद रखना है कि नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही पूछा जाता है। देखिए आई बिलोंग टू जयपुर टुडे, सबसे पहले तो वहां पे यही दिया होगा, पीछे वर्ब दी होगी, आपको ये पहचानना है। वर्ब भी नहीं दी होती वहां पे, अब तो ये तो अपन खाली जगह भरे इसलिए मैंने गो लिखा है, वहां तो चार ऑप्शन होंगे तो वहां पे ये नहीं भी हो सकती है।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है टुडे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टुडे। अब सीधा दिमाग में आना चाहिए कि टुडे लिखा हुआ है मतलब पीछे डे लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सीधा भर लो आई के हिसाब से। आई के साथ अपने को पता है एम आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इनमें से आएगी, और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगा दो। तो गो है तो गो के पीछे लगा दो आईएनजी, गोइंग। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, मैं आज जयपुर जा रहा हूं। तो पीछे हिंदी में क्या है, हिंदी में उसको हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं आज जयपुर जा रहा हूं, आ रहा है, रहा हूं, रहा है, तो मतलब समझ लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो यूज है इसका देखिए, वो है टू शो नियर फ्यूचर प्रोग्राम मोस्टली मूवमेंट, गति को दिखाने वाली वर्ब क्रिया के साथ में। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप इसको मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप इंपॉर्टेंट में रखिए। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्यूचर प्रोग्राम होगा, ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो नियर फ्यूचर में होने वाला। फ्यूचर से मतलब है ज्यादा 1 साल बाद या 2 साल बाद नहीं, फ्यूचर से यहाँ पे मतलब है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या मोस्टली 1 महीने से अंदर अंदर कुछ काम होने वाला है। ऐसा प्रोग्राम जो पहले से फिक्स है कि फ्यूचर में वो होने वाला है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, न कि फ्यूचर टेंस आएगा। ध्यान आपको ये रखना। दिमाग में क्या आएगा कि कार्य होगा तो फ्यूचर में होगा, तो दिमाग में सीधा फ्यूचर टेंस की जो वर्ब होगी अपन वही फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये देनी है आपको कि फ्यूचर का प्रोग्राम है, लेकिन वहां पे जो टेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके एक शब्द दिया होगा, उस शब्द से आपको पहचानना है कि कहाँ पे फ्यूचर टेंस आएगा और कहाँ पे कंटिन्यूस। अगर फ्यूचर में कोई कार्य होगा तो फ्यूचर टेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में कार्य तो होगा, लेकिन एक शब्द दिया होगा कि उसमें कोई ना कोई ऐसी वर्ब दी होगी जो किसी ना किसी मूवमेंट को शो करिए। मूवमेंट का मतलब होता है गति, तो मूवमेंट यानी कि गति को दर्शाने वाली वर्ब क्रिया के साथ। तो फ्यूचर का कार्य तो होगा फ्यूचर में, लेकिन अगर मूवमेंट वाली वर्ब वहां पर दिख जाए, मूवमेंट का मतलब होता है गति करना। कौन कौन सी वर्ब होती है, जैसे देखिए गो, कम, डू, करना, मतलब अपने को कहीं जाना है तो उसमें मूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे कम का मतलब आओ, तो आने के लिए अपने को चलना पड़ेगा, पैरों से गति करनी पड़ेगी। अब कहीं पे जाना है गो, तो जाने के लिए भी अपने को शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, अपने पैरों के ऊपर चल के वहां पे जाना करने पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट वाली जो वर्ब होती है, इसमें अपने शरीर से या किसी ना किसी से कोई ना कोई कार्य से गति करनी पड़ती है। डू का मतलब होता है किसी ना किसी कार्य को करना, और करने के लिए अपने को या तो लिखने का कार्य है तो लिखना पड़ेगा हाथ से, पढ़ने का है तो बोलना पड़ेगा। तो ये जो वर्ब है ये मूवमेंट को शो करती है, और जो भी वर्ब मूवमेंट को शो करने वाली वहां पे दिख जाए तो वहां पे फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, वहां पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए वर्ब एक्सप्रेसिव मूवमेंट, ऐसे कौन से वर्ब है जो मूवमेंट यानी गतिशीलता को बताते हैं, तो वो है साथियों गो, कम और डू। ये इंपोर्टेंट है, तीनों साथियों पूछा जाएगा, लगभग इसी में से वहां पर पूछा जाएगा। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, जो हिंदी में अपन बोलते हैं इत्यादि या आदि। देखिए एग्जांपल, ही बिलोंग टू दिल्ली टुमारो, वह जो है कल दिल्ली जाएगा। अपन के दिमाग में क्या है, वह कल दिल्ली जाएगा। अब पीछे क्या आ गया, गा, और अपन यहाँ पे भर देंगे सीधा फ्यूचर टेंस, जो विल सेल वाला जो दिया होगा वो यहाँ पे भर देंगे। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गो दिया हुआ है। तो गो जो है वो किसको दिखा रहा है, मूवमेंट को दिखा रहा है, गति को दिखा रहा है। तो इस प्रकार की वर्ब वहां पे नहीं मिलेगी, कोष्टक में नहीं मिलेगी, वहां पे आपको ऑप्शन में मिलेगी कि गोज, विल गो, विल बी गोइंग या इज गोइंग, ऐसे दिया होगा वहां पे। तो फ्यूचर टेंस का भी ऑप्शन होगा वहां पे, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि मूवमेंट वाली है, मतलब वह कल जो है वो कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो दिल्ली जाने के लिए उसको बस में बैठना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, गति करनी पड़ेगी। तो ये मूवमेंट को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आएगा ही इज गोइंग, न कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस आएगा। ये आपको थोड़ा मोटे रूप से यहाँ पे ध्यान रखना है, बस इसमें ही वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी है। कंटिन्यूस टेंस में इसमें ही वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्य फ्यूचर में हो रहा है। तो फ्यूचर टेंस ना आकर के ध्यान रखना है कि मूवमेंट वाली वर्ब है, तो वहां पे अपने को कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। देखिए व्हाट ब्लैंक यू इन द इवनिंग, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो। तो अभी शाम तो आनी है, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ, दोपहर में या सुबह पूछ रहा हूँ कि आज शाम को तुम क्या कर रहे हो, तो वो तो फ्यूचर में होना चाहिए क्योंकि शाम तो अभी आनी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि डू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डू, और ये मूवमेंट को शो करता है, गति को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होती है, ये मैंने आपको बताया था पैसिव में। तो यहाँ पे दिया हुआ है यू, और यू के साथ जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज, आर, एम में से कौन सी आएगी बताइए,
यू के साथ में आती है साथियों आर, क्या आती है आर। तो यहाँ पे देखिए यू है तो यहाँ पे आ जाएगा तो व्हाट आर यू, तो यहाँ पे डू लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा डूइंग। मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बताए थे कि कहाँ पे ईडी लगाना, किस प्रकार से उसके रूल्स हैं। फिर कल अपन ने इंडेफिनेट के साथ में पढ़े थे कि एस और ईएस जो है वो कैसे लगाना है। आज ये टेंस कंप्लीट करने के बाद अपन देखेंगे कि आईएनजी जो वर्ब है वो किस प्रकार से यूज होती है, मतलब कहाँ पे अपने को ई को हटाकर आईएनजी लगाना है, कहाँ पर वाई के साथ में कहाँ पर वाई को हटाकर आईएनजी लगाना है, वो सब अपन आज देखेंगे। देखिए थर्ड जो यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो थर्ड यूज है वो है टू शो एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई कार्य जो है वो जारी तो है, मतलब कार्य चल तो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे बोलने के समय भी वो कार्य चल रहा है। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि कार्य जो है वो मेरे बोलने के समय जारी है, तो वहां पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम। जैसे राम खेल रहा है तो मैंने बोला कि राम खेल रहा, तो मेरे बोलते समय भी राम जो है वो खेल रहा है, तो वो तो सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे देखिए अपने बोलते समय कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बोलते समय वो कार्य हो रहा हो, लेकिन कार्य जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इसमें कैसे रहेगा देखिए, जब कोई कार्य जारी है लेकिन रुक रुक कर हो, पर जरूरी नहीं है कि वह कार्य बोलते समय भी जारी हो। कार्य जो है वो चल तो रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे बोलते समय भी वो कार्य जो है वो हो रहा है। अब कैसे, तो देखिए ही ब्लैंक अ नॉवेल ऑन गांधी। इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई सीता है, सीता जो है वो स्वेटर बुन रही है, सीता जो है वो स्वेटर बुन रही है, तो मेरे बोलते समय जरूरी थोड़ी है कि वो उसी समय भी जो है वो स्वेटर को जो है बुन रही है। स्वेटर बुनने का काम कैसे होता है, अपन ने 2 घंटे फ्री हो गए कर लिया फिर रख दिया, कल टाइम मिला वापस उठाया वापस कर लिया, तीसरे दिन टाइम मिला वापस उठाया वापस कर लिया। ऐसा तो है ना कि एक बार बैठ गए उसको कंप्लीट करके ही अपन उठेंगे। तो बोलते समय कार्य जारी नहीं है लेकिन कार्य चल तो रहा है, स्वेटर तो बन ही रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कार्य जो है वो बोलते समय भले ही जारी नहीं है लेकिन वो कार्य जो है वो रुक रुक कर जारी रहेगा। रुक रुक कर मतलब है, मतलब थोड़ा आज हुआ, थोड़ा शाम को होगा, थोड़ा कल होगा, थोड़ा परसों होगा। जैसे देखिए कि मैं एक बुक लिख रहा हूं, तो मैं अगर किसी के बुक, मान लो मैं महात्मा गांधी के ऊपर बुक लिख रहा हूं, तो मैं लिखने बैठा तो उसको पूरा लिख कर थोड़ी उठूंगा मैं एक दिन में, थोड़ा लिखा, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा कल वापस लिखूंगा। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर रुक रुक कर कोई काम हो रहा, थोड़ा आज थोड़ा कल, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। कैसे देखिए एग्जांपल, ही ब्लैंक अ नॉवेल ऑन गांधी, वह जो है एक नॉवेल लिख रहा है, किसके ऊपर, तो महात्मा गांधी के ऊपर, गांधी के ऊपर वो नॉवेल लिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, तो यहाँ पे ही है सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा इज राइटिंग अ नॉवेल ऑन गांधी। उसी तरह देखिए रीना ब्लैंक अ स्वेटर फॉर हर बेबी। देखिए नाइट का मतलब होता है बुनना, स्वेटर मतलब भाई जो वुलन होता है अपन पहनते हैं सर्दियों में स्वेटर, तो रीना जो है वो स्वेटर बुन रही है, किसके लिए, अपने बेबी के लिए। तो देखिए कार्य तो हो रहा है, रीना क्या करिए स्वेटर बुन रही है मतलब कार्य जो है जारी है लेकिन वो रुक रुक कर होगा, थोड़ा कार्य अब होगा, थोड़ा कार्य 4 घंटे बाद होगा, थोड़ा और जब उसको टाइम मिलेगा धीरे धीरे, हो सकता है स्वेटर वो 4 दिन में कंप्लीट कर दे, हो सकता है वो 10 दिन में भी इसे कंप्लीट कर दे, लेकिन कार्य जारी तो है, चल तो रहा है। रीना देखिए सिंगुलर है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नाइटिंग अ स्वेटर फॉर अ बेबी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर रीना लिखा हुआ है रीना और रीना सिंगुलर है इसलिए इज आया। अगर मान लो अगर ही की जगह पर मैं यहाँ पर कर दूं दे, क्या कर दूं दे, तो ये इज हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आर, क्योंकि ये क्या हो गया प्लूरल हो गया, क्या हो गया प्लूरल। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। देखिए चौथा जो यूज है वो है टू शो एन अनप्लीजेंट एक्टिविटी। अनप्लीजेंट एक्टिविटी का मतलब होता है जो ऐसी एक्टिविटी जो अपने को पसंद नहीं है, मतलब या तो जिसमें कोई गाली गलौज हो रहा है या किसी को कोई मार रहा है, तो ये ऐसी चीजें होती है जो अपने को पसंद नहीं आती। झगड़ा कोई पसंद थोड़ी आता है, मजबूरी में हुआ जाता है उसमें। तो जो अनप्लीजेंट जो एक्टिविटी होती है विथ द वर्ड, उसके साथ में एक वर्ड दिया होगा, क्या दिया होगा एक शब्द दिया होगा। कौन सा वर्ड होगा देखिए, तो वो वर्ड होगा ऑलवेज। कौन सा होगा ऑलवेज, और ऑलवेज क्या एक एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज का जो यूज होता है वो किस में होता है, कौन से टेंस में होता है,
प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अपन ने कल पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था कि ऑलवेज का यूज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब यहाँ पर भी आ गया तो ये हो गई कंफ्यूजन, और जहां पे कंफ्यूजन होता है इसका मतलब समझ लो कि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज जो है प्रेजेंट सिंपल में भी हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हो रहा है। तो ऑप्शन वो दोनों देगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है वहां पे सीधा है कि वह हमेशा खेलता है, तो सीधा सिंपल सेंस है वह हमेशा खेलता है, तो ऑलवेज आएगा वहां पर। लेकिन अगर अनप्लीजेंट एक्टिविटी वहां पर दी हुई है, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी घटना जो अपने को पसंद नहीं है, जो खराब घटना जिसे अपन बोल सकते हैं, तो उसके साथ में ऑलवेज अगर शब्द दिया हुआ है तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस न आएगा, बल्कि उसके स्थान पर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कैसे, राम ब्लैंक ऑलवेज विथ हिज वाइफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना, झगड़ा करना, ठीक है। तो झगड़ा करना एक अच्छी बात है, ये अनप्लीजेंट एक्टिविटी है, प्लीजेंट थिंग थोड़ी है, अच्छी थोड़ी है। झगड़ा करना क्या है, बुरी बात है। तो राम जो है उसकी वाइफ से साथ बार बार क्या करता है, क्वेरल यानी कि झगड़ता रहता है। तो झगड़ना करना अच्छी बात है, अनप्लीजेंट एक्टिविटी है। लेकिन देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया ऑलवेज, अब दिमाग में क्या आएगा कि ऑलवेज आ गया, प्रेजेंट सिंपल है तो सीधा लिख दो गोज, या जो भी लिखा हुआ है। जैसे क्वेरल है तो राम सिंगुलर है तो क्वेरल्स हो गया, तो ये हो गया अपना रॉन्ग। ध्यान अपने को ये रखना है कि ऑलवेज शब्द दिया हुआ है और वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो अनप्लीजेंट एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, तो वहां पर जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आएगा, बल्कि आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए वही राम, फिर वही इज एम आर में से सबसे पहले भर लो इज, फिर ये जो क्वेरल है इसके पीछे लगा दो अपने को क्वेरलिंग, क्या हो जाएगा इसके पीछे आईएनजी का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम इज ऑलवेज क्वेरलिंग विथ हिज वाइफ। राम जो है वो हमेशा अपनी पत्नी से जो है झगड़ा करता रहता है। इसी तरह से देखिए ही ब्लैंक ऑलवेज हर, तो टीज, टीज का मतलब यही होता है परेशान करना, मान सकते हैं अपन, परेशान करना, परेशान करना। तो किसी को जब अपन परेशान करते हैं तो वो अच्छी बात होती है, प्लीजेंट होती है या अनप्लीजेंट होती है, अनप्लीजेंट होती है। परेशान किसी को करना भी एक बुरी बात होती है, झगड़ना भी एक बुरी बात होती है। तो इस प्रकार की जो बुरी शब्द होते हैं, अगर उसके साथ में ऑलवेज शब्द दिया हुआ है तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो ही वापस सिंगुलर है तो इज लिख दो। ये देखिए वहां पे टीज है तो टीजिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा टीजिंग, क्या आ जाएगा टीजिंग। टीजिंग का मतलब होता है परेशान करना। देखिए एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। देखिए डायनेमिक ट्रांजिशनल जो वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब। अब डायनेमिक ट्रांजिशनल जो वर्ब होती है वो ऐसी वर्ब होती है जिसमें अपन को कोई ना कोई कार्य करने के लिए फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। फिजिकल वर्क मतलब शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, मतलब शरीर को कार्य, जैसे गो है कम यानी आना, स्लीप यानी सोना, राइट यानी लिखना। ये कार्य को करने के लिए अपने शरीर से कार्य करना पड़ता है। अब जाना है कहीं पे तो चलना है, और चलने के लिए पैरों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अपने को कुछ लिखना है तो हाथों का प्रयोग करना वहां पर पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो जहां पर फिजिकल यानी शरीर का अंग जो है वो काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब। तो डायनेमिक जो ट्रांजिशनल जो वर्ब होती है, देखिए डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, एक्शन वर्ब। क्या नाम है, एक्शन वर्ब। इसमें शारीरिक श्रम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होगा, शारीरिक श्रम, फिजिकल वर्क होगा इसमें। तो कौन कौन से होता है, देखिए गो, ईट यानी खाना, खाने के लिए भी अपने को मुंह से जो है प्रयोग करना पड़ेगा, हाथ का, मुंह को भी चबाना पड़ेगा। देखिए ड्रिंक पीना, रन दौड़ना, राइट यानी लिखना, इन सब में अपने को शरीर से कार्य करना पड़ेगा। तो ये होती है डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब। यह वर्ब मूवमेंट गतिशीलता को भी शो करती है। देखिए तो ये भी किसको बताती है, गतिशीलता। जाने के लिए अपने को चलना पड़ेगा तो वहां पे गति होगी, दौड़ते हैं तो गति होगी, लिख रहे हैं तो हाथ से कार्य कर रहे हैं, मतलब गतिशील कार्य अभी चल रहा है। तो ये भी किसको शो करती है, मूवमेंट यानी कि गतिशीलता को बताती है। कौन सी वर्ब, डायनेमिक वर्ब या फिर एक्शन वर्ब। देखिए एग्जांपल, राम ब्लैंक टू मूवी। तो राम ब्लैंक टू मूवी, राम जो है वो कहाँ जा रहा है, मूवी में जा रहा है। तो मूवी यहाँ पे गो दिया, मूवी में देखने के जाना है, गो आ गया। और गो अपने को पता है डायनेमिक वर्ब है, तो अगर कहीं पे मूवी देखने जाना है या कुछ भी कहीं भी कोई नाटक वाटक देखने जाना है तो उसको जाने के लिए अपने को या तो पैरों से चल के जाना पड़ेगा, या गाड़ी लेके जा रहे हो तो उसको भी हाथों से ड्राइव करके अपने को जाना पड़ेगा। तो वहां पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब आएगी। तो राम इज
गोइंग टू मूवी, राम इज गोइंग टू मूवी। देखिए इसी तरह ही फूड, यहाँ पे क्या लगा हुआ, फूड यानी भोजन, यहाँ पे ईट, तो क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है तो इज लगा दो, ईट के साथ में आईएनजी, ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग, ही इज ईटिंग फूड। इसी तरह देखिए राम इज गोइंग टू मूवी, राम जो है वो मूवी देखने जा रहा है, राम ही इज ईटिंग फूड, वह जो है खाना खा रहा है। तो ये डायनेमिक कुछ वर्ब होती है, जैसे देखिए ईट हो गया, गो हो गया, ड्रिंक हो गया, रन हो गया, राइट हो गया, इसके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, कंटिन्यूस फॉर्म आती है। इसी तरह देखिए कुछ वर्ब जो परसेप्शन को बताती है, परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति करना, महसूस करना, क्या होता है, परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना या उसे अनुभव करना। इसका कोई आकार नहीं होता, इसका अपन जो है चित्र नहीं बना सकते, ये आप मोटे रूप से याद रख लीजिए। परसेप्शन का मतलब जिसे अपन अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका अपन चित्र जो है वो नहीं बना सकते। तो देखिए उन्हें आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जो ऐसी सब वर्ब जो परसेप्शन को शो करती है, यानी कि अनुभूति को बताती है, किसे बताती है, अनुभूति को, उनके साथ अपन आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। अब कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जो परसेप्शन यानी कि अनुभूति को बताती है, वो होती है देखिए सी देखना, फील महसूस करना, नो यानी जानना, लुक देखना, स्मेल सूंघना, जो भी थिंक सोचना, लव हेट रिकॉग्नाइज पहचानना, हेट घृणा करना, लव स्नेह प्रेम। ये कुछ ऐसी वर्ब है जो किसको बताती है, परसेप्शन को बताती है। परसेप्शन की मतलब अनुभूति, इन्हें अपन महसूस कर सकते हैं। अब कोई आपको बोले कि यहाँ पे अपने को जो है हेट जो है घृणा है, उसका चित्र बनाओ, घृणा का चित्र थोड़ी होता है, उसका आकार नहीं होता, देख के अपने को पता चलता है उसके हाव भाव से कि वो गुस्से में है या नहीं है। इसी तरह स्मेल जो होती है, वो अपने को कहीं जाते हैं, सुगंध आती है तो भी अपने को पता चल रहा है कि सुगंध आ रही है, और गंदी स्मेल आएगी तो भी अपने को पता चल जाएगा कि वहां पर स्मेल आ रही है, मतलब बदबू आ रही है। तो इनका कोई आकार नहीं होता, उसे बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो इनके साथ में कभी भी आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है वहां पे। तो या फिर इसके साथ में किसका वर्ब, कौन सा टेंस यूज होगा, तो इनके साथ में जो टेंस यूज होगा साथियों वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए कैसे, ही इज नोविंग मी, देखिए नो जानना, तो ये होगी परसेप्शन वाली वर्ब, तो इसके पीछे जो है यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग कर दिया, ये सेंटेंस हो गया अपना रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे देखिए ही नोज यू, अब ये सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, तो ये नो के पीछे लग गया एस, और वह तुम्हें जानता है, तो ये सेंटेंस हो गया अपना बिल्कुल राइट, क्योंकि ये जो नो जो वर्ब है ये किसको बता रही है, परसेप्शन को बता रही है, ठीक है। इसी तरह देखिए राम इज थिंकिंग दैट सी इज ए गुड पर्सन, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे देखिए थिंक दिया हुआ, सोचना, जो अपन दिमाग में सोचते हैं उसका अपन चित्र नहीं बना सकते, तो वो भी क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो वहां पे आईएनजी की फॉर्म का यूज नहीं होगा, ये हो गया अपना रॉन्ग। यहाँ पे आएगा थिंग्स, क्योंकि राम सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे अपने को एस और ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो अपन सिर्फ यहाँ पर थिंक लिख देते, एस को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए आईएनजी के रूल्स अपन देख लेते हैं। आईएनजी कल अपन ने पढ़े थे एस और ईएस के रूल, उससे पहले फर्स्ट पेपर में अपन ने पढ़े थे ईडी के रूल, ईडी किस प्रकार से लगता है सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में, कहां पर वाई को हटाना है, कहां पर किस प्रकार से ईडी डी जोड़ना है, कहां पर ईडी जोड़ना है। आज अपन देखेंगे कि आईएनजी जो यूज किया जाता है वर्ब के पीछे, जैसे गो लिखा हुआ है तो गो के पीछे गो का हो जाएगा गोइंग, तो ये आईएनजी जो है ये सब में किस प्रकार से यूज होता है। देखिए वोवेल्स, देखिए वोवेल्स से संबंधित रूल्स है, वोवेल्स को बोलते हैं सर स्वर, वोवेल यानी स्वर। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ये आप सबको पता है, कौन कौन से वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ और यू, तो इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं। तो देखिए अगर सबसे लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट, सबसे लास्ट में क्या दिया, कोई भी शब्द दिया हुआ है उसके पीछे दिया हुआ है कॉन्सोनेंट, और उसके जस्ट पहले वाला जो अल्फाबेट है वो अगर कोई स्वर है, तो अपने को क्या करना है, जो सबसे लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसे अपन को डबल करना है, क्या करना है, डबल करना है। जैसे देखिए ये रन लिखा हुआ है, ये वर्ब है, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए एन लिखा हुआ है, तो एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन के जस्ट पहले ये यू लिखा हुआ है, यू क्या है, स्वर है, देखिए ये यू क्या है, वोवेल साउंड है। तो अब तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे लास्ट में जो एन लिखा हुआ है इसको अपने को डबल करना पड़ेगा, फिर आईएनजी लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं रनिंग, तो ये हो जाएगा साथियों रॉन्ग, क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो क्यों, तो इसके पीछे अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे देखिए एन है और एन से पहले क्या है, कोई ना कोई स्वर दिया हुआ है, तो अगर सबसे लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है उससे पहले कोई स्वर है
तो सबसे लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसको अपने को डबल करना है, उसके बाद अपने को आईएनजी का प्रयोग करना है। इसी तरह देखिए स्टॉप, ये पी कॉन्सोनेंट, उसके आगे ये स्वर वॉवेल आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो पी जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, स्टॉपिंग। ये हो गया फर्स्ट रूल। टोटल 6 रूल है इसके। देखिए सेकंड रूल देखिए, अंत में कॉन्सोनेंट होगा उससे पहले वॉवल हो तो लास्ट का कॉन्सोनेंट को डबल करें। ये हो गया फर्स्ट रूल। उसके बाद देखिए जो सेकंड रूल्स है वो है टू वॉवेल रूल। ये तो है एक वॉवेल्स वाला रूल, ये है टू वॉवेल्स का रूल। टू वॉवेल्स कैसे, वही वॉवेल ए ई आई ओ यू जो है, कोई शब्द दिया हुआ है, सबसे लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, उससे पहले अगर 2 स्वर दिए हुए, कितने स्वर, 2 स्वर दिए हुए, तो यहाँ पे तो कितने थे, सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट था और आगे जो है एक वॉवेल था, तो अपन ने क्या किया, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया और फिर आईएनजी लगा दिया। लेकिन सबसे लास्ट में अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर कोई 2 स्वर है, कितने स्वर है, 2, तो फिर ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है ये डबल नहीं होगा, ये सिंगल, सीधा ऐसा का ऐसा इसके पीछे अपने को आईएनजी जोड़ना है। तो वीप का क्या हो जाएगा, विपिंग। क्या हो जाएगा, विपिंग। देखिए यहाँ पे ये पी है, ये डबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पी से पहले 2 बार यहाँ पर स्वर का प्रयोग किया गया। इसी तरह देखिए ये रेन प्लस आईएनजी, अब ये एन कॉन्सोनेंट और ए और आई दोनों ही क्या है, स्वर है, तो डबल स्वर हो गए, तो अब ये एन जो है ये डबल नहीं होगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया रेनिंग, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि इसके पीछे देखिए डबल जो है वो स्वर आ रहा है, तो सीधा क्या आएगा, रेनिंग। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है उससे पहले स्वर है तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना फिर आईएनजी लगाना है। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है उससे पहले 2 स्वर दिए हुए हैं तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है, सीधा अपने को आईएनजी का प्रयोग करना है। देखिए अंत में कॉन्सोनेंट वो उससे पहले 2 वोवेल हो तो सीधा आईएनजी को वहां पर जोड़ना है। ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा जो रूल है देखिए आईएनजी से रिलेटेड, वो है कि ई यदि एंड में हो तो ई को हटा दे। कोई भी ऐसी वर्ब लिखी हुई है जिसके लास्ट में ई है तो आईएनजी का प्रयोग करना है, तो उस ई को वहां से हटा दो और उसके बाद में अपन को आईएनजी जोड़ दो। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कम और यहाँ पर आईएनजी, अब लास्ट में क्या है, ई है, तो ये ई जो है इसको अपने को हटाना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो कैसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा कमिंग। अब ये हो गया अपना राइट। इसी तरह से देखिए गिव प्लस आईएनजी है, वही लास्ट में ई आ रहा है, तो इसका भी क्या होगा, गिविंग। ये अपना हो जाएगा सही। अब अगर ई के साथ में आईएनजी जोड़ दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी भी वर्ब जिसके पीछे जो है ई लिखा हुआ है तो उस ई को हटाने के बाद अपने को आईएनजी का प्रयोग करना है। चौथा जो रूल है देखिए डबल ई वाला रूल। डबल ई यदि एंड में हो तो डबल ई नहीं हटेगा, सीधा आईएनजी लगेगा। लास्ट में अगर एक ई है तो उसको हटाने के बाद आईएनजी लगाना है। देखिए यहाँ पे कमिंग में एक ई था तो ई को हटा दिया और आईएनजी लगा दिया। लेकिन अगर लास्ट में डबल ई दिए हुए हैं तो अपने को जो है ई को नहीं हटाना है, सीधा अपने को आईएनजी का प्रयोग करना है। देखिए सी डबल ई है, एग्री सहमत होना डबल ई है, तो यहाँ पर आईएनजी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आईएनजी, तो सीधा क्या हो जाएगा, सिंग। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से एक ई को हटा दो कि लास्ट में ई आ गया हटा दो, ये कर दो, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। सही होगा ये। इसी तरह देखिए एग्री है, सहमत होना, तो क्या हो जाएगा, ये होगा। तो ये ई जो है वो वहां से नहीं हटेगा, ध्यान रखना है। पांचवा जो रूल है देखिए एंड में आई ई हो तो आई ई को हटाकर वाई जोड़ना है। क्या जोड़ना है, वाई जोड़ना है। ऐसी कौन सी भी वर्ब जिसके पीछे क्या लिखा हुआ है, आई और ई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आई और ई, तो वर्ब के पीछे जो आई और ई लिखा हुआ है ना उसको हटाना है और उसके बाद में अपने को जोड़ना है वाई। क्या जोड़ना है, वाई जोड़ना है। देखिए टाई, टाई का मतलब होता है साथियों बांधना। क्या होता है, बांधना। जो अपन सूट के ऊपर जो टाई पहनते ना उससे ही ये शब्द लिया गया। टाई का मतलब होता है बांधना या गूंथना। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ। क्या होता है, झूठ। तो देखिए इसके पीछे भी आई ई आ रहा है, इसके पीछे भी आई ई आ रहा है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया टाइंग तो ये हो जाएगा रॉन्ग। या फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये है लास्ट में ई है, ई को हटा दो और आईएनजी जोड़ दो, इस प्रकार से लिख दिया तो भी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि अपने को देखना है पीछे के आई ई लिखा हुआ है, आई ई लिखा हुआ है तो आई ई को हटाना है और उसके बाद में अपने को जोड़ना है वाई। क्या जोड़ना है, वाई। तो ये हो जाएगा टाइंग। ये हो जाएगा अब अपना करेक्ट, क्योंकि ये हट गया आई ई और उसके बाद में क्या आ गया, वाई। इसी तरह इसमें भी देखिए ये एल ई है और इसके साथ में अगर आई एन जी जोड़ दिया तो ये अपना हो जाएगा रॉन्ग। या फिर ई हटा दिया लास्ट में, उसमें था देखिए कि ई हटाकर आई एन जी लगाना है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि आई से पहले
अगर ई से पहले आई और दिया हुआ है तो इन दोनों को साथ में मानना, आई और ई को। तो क्या होगा, आई और ई को हटाना है, उसके बाद में अपने को वाई जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइंग। ये हो जाएगा अपना करेक्ट। देखिए लास्ट जो रूल है वो देख लेते हैं अपन, आईएनजी से संबंधित। अंत में वाई या डबल एल हो तो सीधा आईएनजी जुड़ना है। सबसे लास्ट में अगर कोई वाई दिया हुआ है या डबल एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाई और डबल एल, तो बिना किसी छेड़छाड़ के सीधा अपने को आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे ये बाय लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। इसी तरह अगर टेल लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। और वर्ब लिख सकते हैं जैसे से, तो से का क्या हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं सेल का सेलिंग हो जाएगा। तो ये कुछ 6 रूल्स थे जो आईएनजी से संबंधित है। आई होप को आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और कल जो इंग्लिश का जो रिजल्ट आया है 2 दिन पहले साथियों, उसकी जो कट ऑफ है वो एक्सेप्टेड से बहुत ज़्यादा हाई रही है। जितनी सोची थी उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कितनी रही है, हाई रही है। मिनिमम जो है उसकी 185 जो है वो जनरल की रहनी चाहिए थी। फाइनल कट ऑफ कौन सी, फाइनल, लेकिन कट ऑफ जो है वो गई है लगभग 195 के आसपास गई है, वो भी प्रोविजनल वाली। तो बहुत ही ये हाई रही है, क्योंकि कंपटीशन जो था वो लगभग 6 और 7 में एक में ही था। लगभग सीटें भी अच्छी खासी थी, लगभग 8,500। तो आई डोंट नो ये इतनी पता नहीं कैसे गई। चलो फिर भी ठीक है, अपना काम है कर्म करना। सिलेक्शन तो है वो लेना ही है, अपने को सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।